हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 71st क्लास है जी ये। जिन बच्चों ने पीडीएफ ली होगी इन क्लासेस की, उनके पास ऑब्वियसली 71 से लेके 79 तक पीडीएफ्स तो होंगी, बट उसके अंदर विदाउट एक्सप्लेनेशन थी वो। बट अब हम एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, तो ये पेपर 1 की बात हम कर रहे हैं। यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करनी है। 70 क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी पेपर 1 के आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो 2023 के बाद के हैं, यानी 23 के पेपर से लेके आगे सारे के सारे पेपर सोल्व करवाए हुए हैं। ये 29 अगस्त का पेपर आज हम सोल्व करेंगे 2024 का। शिफ्ट 2 का हिस्ट्री का ये पेपर था। ऑब्वियसली पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, तो हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैं जहां से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चूंकि ये क्लासेस लाइव होनी थी, लेकिन सिचुएशंस और क्योंकि गर्मी भी है, लाइट भी नहीं रहती है बहुत बार, स्पेसिफिकली अभी गेहूं वगैरह कटने होते हैं। सो पॉइंट ये है कहने का कि वो चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा कि अच्छा लाइव क्लास लेनी है वगैरह वगैरह। तो ये क्लास जो है ये प्रीमियर हो जाएगी, यानी कि आप साथ साथ देख सकते हैं बाकी बच्चों के साथ। तो जो बाकी बच्चे क्वेश्चन पूछे आप एक दूसरे का आंसर कर सकते हैं उस टाइम पे। फिर भी कोई डाउट बच जाता है आपका तो आप कमेंट कर दीजिएगा, चैट बॉक्स में मत पूछिएगा, क्योंकि मैं लाइव नहीं ले रही हूँ, ये क्लास प्रीमियर हो रही होगी। तो लाइव और प्रीमियर में फर्क होता है, यानी ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास है। इनफैक्ट अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम पे भी लाइट नहीं है, और अगर मैंने इन्वर्टर वगैरह पे फैन चलाया तो वो बहुत आवाज आएगी उसकी, एंड वो क्लियर आवाज आपको फिर मेरी नहीं सुनाई देगी, ठीक है, तो वो बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा हो जाएगी। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है, आपके क्वेश्चन पेपर्स डलते रहेंगे। पहले ये जो 9 क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं अगस्त वाले, उनको कंप्लीट करेंगे, एंड देन जो 3 जनवरी से पेपर हुए हैं हमारे, उनको करेंगे। तो आपके ओवरऑल 21 जून के एग्जाम से पहले सारे के सारे जनवरी वाले एग्जाम जो हैं वो जो हुए थे उनके पेपर्स भी डल जाएंगे, तो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछिएगा, बट एक बार पूछने से पहले खुद भी कोशिश कीजिए उस चीज को समझने की, बिकॉज मैं ऑलरेडी अपना 100% देके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स आर मोर देन इनफ, सो अराउंड 100 क्वेश्चन पेपर्स आपके हो जाएंगे जब तक आपका 21 जून वाला एग्जाम आएगा। सो उससे पहले जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने कर लीजिएगा। डीआई का क्वेश्चन है सबसे पहला, तो 5 क्वेश्चंस आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के होने वाले हैं। अब जो बच्चा नए सिरे से इसको देखना शुरू करे तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूंगी, बट सोल्व आपको करके देखना पड़ेगा। कैलकुलेटर लेके मत बैठिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको पेन पेपर के साथ ही इसको सोल्व करना है। ओके, सो एक टेबल शो कर रखी है जी, शोज द नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम 6 डिफरेंट कंट्रीज। तो इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, इंग्लैंड और जर्मनी। तो ये 6 अलग अलग कंट्रीज से हमारे पास 3 इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स में, E1, E2 और इवेंट नंबर 3। उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया ये टोटल नंबर दे रखा है। देन मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। सो ये रेशियो वाले सम में आपको यहाँ से मेल फीमेल निकालना, कैलकुलेट करना आना चाहिए। वो मैंने समझा रखा है, बट मैं स्टिल एक बार आपको बता देती हूँ। सो ये देखो 480 नंबर है यहाँ पे, यानी इंडिया में 480 लोग हैं। जो इवेंट 1 में इंडिया के 480 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से 2:1 का रेशियो है, यानी जितने फीमेल है उसका डबल मेल है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे इसको? सो 2:1 यानी कि 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 480। ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू 480, और 3 को मैं इधर ले आऊंगी तो वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 छिके 18, 0, 160 लोग आ गए। ओके, सो यहाँ 160 में से 160 की वैल्यू आ गई x की। सो x की वैल्यू अगर 160 है तो 160 इंटू 1, ठीक है, तो वो फीमेल आ गई, यानी 160 फीमेल है इसमें से, और उसका डबल 16 दूनी 32, ये 320 जो है वो मेल है यहाँ पे। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक बार बैठ के इसे पूरी टेबल को सोल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आगे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे। एक और चीज ध्यान रखिए, जब भी आप डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं आपको बहुत ध्यान से सोल्व करना है, ताकि आपका क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। बिकॉज जहां पे आपने थोड़ी सी गड़बड़ की ना, कहीं कुछ प्लस माइनस डिवाइड करने में गड़बड़ हुई, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है और टाइम वेस्ट हो जाएगा वो ज्यादा। ओके, सो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स from USA in event E2 to the number of female participants from China in event E3. So E3 और E2 इवेंट में US और चाइना से हमें क्या निकालने? फीमेल निकालने, यानी US E2 इवेंट में US
यहां से निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। कैसे निकलेगा मैं बता देती हूँ, अगले क्वेश्चंस फिर आपको भी सोल्व करने हैं, ओके। तो 7x + 5x तो कितना आ गया, 7 और 5 12 इज इक्वल टू 1440। x इज इक्वल टू 1440 डिवाइड बाई 12, 12 एकम 12, 2 12 दूनी 24 और 0। x की वैल्यू आ गई 120। मुझे निकालनी है फीमेल पार्टिसिपेंट्स की, ठीक है। तो फीमेल यानी 5x है, तो 12 100 मतलब 120 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 12 5 60 और 600। तो यहाँ पे मेरे पास यूएसए में E2 इवेंट में फीमेल की संख्या आ गई है जी 600। अब मुझे चाइना में E3 इवेंट में निकालनी है। ये है चाइना, ये है E3 इवेंट, यहाँ पे 1240 टोटल है, 3:1 का रेशियो है। सो 12 3:1 यानी 3x + 1x तो 4x हो गया। तो 1240 डिवाइड बाय 4, 4 × 12, 4 एकम 4 0, 310। 310 जो है वो हमारी यहाँ पे फीमेल आ गई क्योंकि 1x है, ओके। तो 600 डिवाइड बाय 310, 60:31 का रेशियो आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कोशिश कीजिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे के सारे जो है वो 70 के 70 पेपर अभी तक जो करवाए वो प्रैक्टिस कर पाओ, तो एटलीस्ट उनके DI प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा जी फर्स्ट। What is the difference between number of male participants and female participants in event E2 of all 6 countries together? ये event E2 है, ये सारे के सारे 6 कंट्रीज हैं। अब आपको यहां से ये सारे के सारे यहाँ पे क्या निकालनी है, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी x की वैल्यू, यानी 17 + 8 उसको डिवाइड कर, मतलब डिवाइड बाय दिस 500 डिवाइड बाय 17 + 8, 1440 डिवाइड बाय 7 और 5 12। ऐसे ही ये सारे कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर उस x की वैल्यू को 8 से, हर एक में x की वैल्यू ऑब्वियसली अलग आएगी, तो ये 8 से मल्टीप्लाई यहाँ 5 से हो जाएगा, 7 से, 4 से, 5 से, 1 से। तो ऐसे फीमेल नंबर निकालने हैं आपको, ओके। सो E2 इवेंट में निकालने हैं और E3 में। सो E2, अच्छा ओके, E2 ही पूछा ये वाला, तो E3 अगले में है। सो E2 में मेल और फीमेल का डिफरेंस बताना है आपको। तो जितने टोटल यहाँ पे मेल निकलेंगे उन सबको प्लस कर दीजिए, फीमेल निकलेंगे उनको प्लस कर दीजिए। आंसर करके देखिएगा, बहुत ईजी है, समझ आना चाहिए बस। तो वो आपको पहले क्वेश्चन में भी समझ आ गया होगा, मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया है, बट स्टिल आप देखिए तो जैसे 17 + 8 ये x = 500। सो 3 और 25 आ गया, 25x = 500। x की वैल्यू आ गई जी 25 दूनी 50, 0 20 आ गई। तो 8 दूनी 16 यानी 160 फीमेल हो गई, और 20 की 17 दूनी 34, 340 जो है वो मेल हो गई। सो ऐसे ही मेल फीमेल आपको हर एक कंट्री का निकालना है, और उसके बाद सारे मेल्स को प्लस कर दो, सारी फीमेल को अलग से प्लस कर दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। आंसर आपका 1732 आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट करके देखा है और आएगा ये, ओके। नेक्स्ट है जी, total number of female participants in sports competitions E1 and E3 together। तो फीमेल अगेन आपको x की वैल्यू निकाल के करना पड़ेगा। तो E2 में पिछले क्वेश्चन में निकलवा लिया, E1 E3 में यहाँ। तो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन एक बार मोटे मोटे तौर पे भी पढ़ लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा पांचों क्वेश्चन फटाफट पढ़ के कि अच्छा आपको सारी चीजें कैलकुलेट तो करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी। इस क्वेश्चन में करनी पड़ रही है, तो आप आराम से शांति से ये सारी टेबल के x और y निकाल, मतलब x वैल्यूज निकाल के मेल और फीमेल कैलकुलेट करके अलग से अच्छी सी टेबल बना लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो E1 और E3 में टोटल फीमेल कैलकुलेट करके उनको जोड़ना है जी। आंसर आपका आ जाएगा 4334 यानी फोर्थ ऑप्शन। देन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम चाइना इन इवेंट E2। सो ये E2 इवेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं 1160, ओके। देन है जी इतने परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ तो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे फीमेल है, तो ये बात याद रखिएगा, यानी चाइना के टोटल पूछ रहे हैं, और E3 इवेंट में, ये E3 इवेंट है, यूएस की सिर्फ फीमेल्स को लेके चल रहे हैं हम। तो एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं हम इसको। 1160 तो हमारे पास टोटल है, मैं ये E3 वाला कैलकुलेट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, 1500 है, यानी 1500 डिवाइड बाई 3x3, 3 5 15, 500। फीमेल के आंसर आ गया 500, ओके। तो यानी मेरे पास ये कितने 500। अब ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम चाइना इन इवेंट E2 इज इतने परसेंटेज मोर देन द नंबर। तो ये मोर देन पूछा है, तो मोर निकालना पड़ेगा ना पहले, ठीक है। पहले कितने ज्यादा हैं वो तो निकालना पड़ेगा, 6, यहाँ पे 6, तो 660 ज्यादा है जी। अब पूछ रहे हैं परसेंटेज में बताओ इसको, तो कितने ज्यादा है, 660 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 500 से ज्यादा है, यानी 660 डिवाइड बाय 500 इनटू में 100,
2 0 से 2 0, 5 एकम 5, 5 3 15 एंड देन एक बचा 5 दूनी 10, 132 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता हो कि परसेंटेज पूछी है या परसेंटेज मोर देन या लेस देन पूछा है। ठीक है, तो मोर देन पूछा था ना, तो 660 ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा है? 500 से ज्यादा है। अगर ये पूछता कि इतने परसेंटेज लेस देन, मतलब इस क्वेश्चन को उल्टा करके लेस देन कर देता, तो फिर हम मतलब वो किससे कम है कि 1160 से कम है, तो डिवाइड में 1160 करते। तो ये क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको आने चाहिए। तो आंसर आपका 132 आ जाएगा। नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द इंडिया इन इवेंट इवन, ये इंडिया है, यहाँ पे फीमेल की नंबर आपको निकालने को बोला है। इज इतने परसेंटेज लेस देन, देखो इज इतने परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम जर्मनी, ये जर्मनी है। इसका E3 इवेंट पूछा है, यहाँ वाला, ठीक है, और इंडिया का इवन इवेंट पूछा है। ठीक है, दोनों में फीमेल की ही पूछी है। तो एक बार मैं कैलकुलेट कर लूं नंबर, मान लो ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था बट मुझे याद नहीं कितना था। 480 है, डिवाइड बाय 3, तो 3 एकम 3 एंड देन 3 6 18 0, 160 आ गई वैल्यू। 160 ही फीमेल है, 1x है तो ठीक है। सो ये 160 आ गया। दूसरा है जर्मनी में निकालनी है फीमेल, यहाँ पे भी अगेन 3 से डिवाइड करना है। 750 डिवाइड बाय 3, 3 दूनी 6, 3 5 15 0, 250 आ गई। तो ये है 250। ठीक है, तो 250 से कितना कम है ये, तो 250 से माइनस करो पहले तो, यानी 0, यहाँ पे क्या आ गया 11 15, 15 में से 6 गए 9, 90। ठीक है ना, 90 ज्यादा, 90 कम है एक्चुअली। ठीक है, 90 ज्यादा लगा लो कम लगा लो वही चीज है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जर्मनी में कितना कम है, तो 90 कम है जी। किससे कम है? 250 से कम है। इनटू में 100, 1 0 से 1 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 5 एकम 5, 4 5 8 40, 18 दूनी 36। तो ये 36% लेस देन आ जाएगा। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये लेस देन मोर देन का कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ गया होगा। अदरवाइज मैंने बाकी जो 70 पेपर कराए उनमें भी बहुत सारे पेपरों में ये चीज आई है, लेस देन मोर देन वाली। ओके, देन आता है जी हमारा 6 क्वेश्चन, इंटरैक्टिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ, तो किसके इंटीग्रेशन पे बेस्ड है? तो देखो इंटरैक्टिवनेस की बात हो रही है। जरूरी नहीं है आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ हो, बट एटलीस्ट आपको ये समझ आ रहा है कि इंटरैक्टिव सोसाइटी की बात हो रही है। इंटरैक्शन ऑब्वियसली बात है, सिंगल पर्पस ऑडियंस या रेस्ट्रिक्शंस के साथ तो चीजें नहीं होंगी। सो ऑप्शन 1 हमारा थोड़ा सा सुटेबल नजर आ रहा है कि मल्टीपल कम्युनिकेशन मोड, तो इंटरैक्शन तब ज्यादा बेटर होगा। तो इसके ऊपर बेस्ड है ये इंटरैक्टिव सोसाइटी। ओके, देन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्ड इन परमाफ्रोस्ट एंड हाइड्रेट्स वुड लाइकली टू बी रिलीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ये क्वेश्चन ऑलरेडी, देखो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। वो जरूरी नहीं है आपको ये सारा का सारा एकदम से पढ़ना हो, परमाफ्रोस्ट के बारे में, हाइड्रेट्स के बारे में, सब कुछ नहीं। अगर आपने पीवाईक्यूज किए हुए होंगे ना, आपने हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा। आंसर मीथेन आएगा, क्लास नंबर 40, 39th क्वेश्चन। तो जो 40वीं क्लास करवाई है आपके क्वेश्चंस की, उसमें 39वां क्वेश्चन आप चेक करेंगे, वहां पे असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा था दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में, और वो स्टेटमेंट्स में ये चीज साफ साफ मेंशन थी कि जो परमाफ्रोस्ट है वहां से मीथेन रिलीज होती है, वहां ट्रैप्ड होती है बेसिकली। ठीक है, सो वो वहां से अगर वो रिलीज होती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगी, तो वो मीथेन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प करते हैं, जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आ जाए। वीआईपी क्लासेस में चीख चीख के करवा रखा है कि एटलीस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कर जाओ, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस ओनली, तो सिर्फ इनपुट डिवाइसेस पूछी हैं। एटलीस्ट हमें ये पता है प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ प्रिंटर जहां पे बड़ी बड़ी चीजें आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो प्लॉटर, तो सी तो नहीं आएगा, सी नहीं आएगा तो 2 ऑप्शन आपके कट आउट हो गए। एडीई बीडीई यानी टच पैड और माइक्रोफोन ऑलरेडी इनपुट डिवाइसेस हैं। जॉयस्टिक जहां से गेम खेलते हैं जैसे वो वाली स्टिक, तो वो भी इनपुट ही है, तो आंसर आपका बीडीई होगा। डीवीडी नहीं होगा, डीवीडी आर जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, सो ये प्राइमरीली इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये कभी कभी आउटपुट डिवाइस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है जी, तो ये आपका बी, डी और ई, ये एग्जैक्ट जो है आपके सिर्फ इनपुट डिवाइस की तरह बिहेव करेंगे।
The process mostly completed within several hours, but which can last for years, which fixes information in long term memory. यानी प्रोसेस जो है वो विद इन सेवरल आवर्स कंप्लीट हो सकता है, लेकिन वो जो प्रोसेस है उसकी वजह से फिर बाद में बहुत लंबे टाइम तक वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो सकती है. सो रिप्रेस करते टाइम तो हम उस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं कि वो चीज हमें याद ना रहे. एपिसोडिक मेमोरी, कंसोलिडेशन, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. तो देखो जब आप कोई चीज बहुत लंबे टाइम तक मतलब इट्स लाइक कुछ टाइम में कंपाइल कर लोगे, सो दैट इज कंसोलिडेशन. कंसोलिडेट करना उस चीज को, ठीक है. सो वो कंसोलिडेशन रहेगा और वो लंबे टाइम तक जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो सकता है, तो इसको हम मेमोरी कंसोलिडेशन बोलेंगे. आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है. मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं पता तो नोट डाउन कर लो. लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स, एपिसोडिक, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी करवा रखी है. ओके. According to Nyay logic, which of the following statements is a logical fallacy because it contains a non-inferential contradictory middle term? ये वीआईपी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स करवाए थे उनमें भी करवा रखा है, बार बार करवा रखा है, ठीक है. सो ये आंसर बार बार आया भी हुआ है. मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो ये फैलेसी के क्वेश्चन है इनमें कोई नई टर्म नहीं आती है, वो ऐसा क्रिएटिवली कुछ नई टर्म बना के नहीं देते हैं. वो ऑलरेडी आपके पास जो 2-4 स्टेटमेंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, उन्हीं को बार बार देते हैं. सो नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल टर्म आप देखोगे तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा. फायर इज गोल्ड बट इट इज अ सब्सटेंस. ये देखो मैंने यहाँ पे करवा रखा था, मैंने बताया भी था. यही एग्जाम्पल्स बार बार घूम फिर के आते हैं. वीआईपी क्लास में भी ये चीजें करवाई हुई हैं. ओके. Which of the following are not examples of positive transfer of learning? Positive, negative transfer, zero transfer already करवा रखा है, आपको पता होना चाहिए. यानी आपने जो चीज पहले सीखी है वो आगे दूसरी जो चीज सीख रहे हो उसमें कितना जो है वो पॉजिटिवली रोल प्ले कर रही है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर होता है. बट पॉजिटिव का एग्जाम्पल नहीं है, वो आपसे पूछा है. लर्निंग द पियानो मेक्स लर्निंग द वायलिन मोर डिफिकल्ट. नहीं, डिफिकल्ट थोड़ी बनाएगा, ईजी बनाएगा, ठीक है. तो ये तो क्या हो रहा है, नोट पूछा, तो ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल नहीं है जी. मास्टरिंग अलजेब्रा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस. हाँ, ये पॉजिटिव का है कि एक चीज जो आपने सीखी है वो दूसरी में हेल्प करेगी. नोइंग हाउ टू ड्राइव अ कार मेक्स लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल मोर डिफिकल्ट. नहीं, उल्टा है, ठीक है. लर्निंग टू स्पीक फ्रेंच इंटरफेयर्स विद द लर्निंग ऑफ स्पेनिश. नहीं, जरूरी नहीं है. तो ये पॉजिटिव के एग्जाम्पल नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा आपका, ए और सी तो फॉर श्योर रहेगा. तो ए सी डी, तो ए सी डी रहना चाहिए जी, ठीक है. आंसर आपका सेकंड हो जाएगा. क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो देखो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस भी लगाएंगे. तो देखो शुरू में तो MP3 नहीं होता था, ऑडियो कैसेट्स MP3 से तो पहले है. यानी मैं इतना तो श्योर हूं कि ये ए और ई तो इस सीक्वेंस में आएगा, ठीक है. यानी ई पहले नहीं आएगा, ई पहले नहीं आएगा, ए बाद में नहीं आएगा. तो ये गड़बड़, गलत. यहाँ पे भी अगेन ई और ए ये दे रखा है, ये ठीक है. मतलब दो ऑप्शन तो मुझे मेरे कॉमन सेंस से सोल्व हो गए कि ऑडियो कैसेट्स पहले आए हैं, MP3 बाद में आया है, इतना मुझे पता है, ठीक है. उसके बाद लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड, देन आपका है मैग्नेटिक टेप और कंप्यूटर डिस्क. तो आंसर आपका यहां से क्या रहेगा जी, पहले आपकी मैग्नेटिक टेप हुआ करते थे, देन एक लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड, फिर ऑडियो कैसेट्स आने शुरू हुए, फिर कंप्यूटर डिस्क और लास्ट में MP3. तो आपका आंसर क्या हो गया जी, थर्ड हो गया. तो अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेटेड गेस लगाओगे, कॉमन सेंस वाली चीजों के साथ एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, तो 2-3 ऑप्शन तो आपके, 2 ऑप्शन तो हमेशा आपके हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं. तो कोशिश कीजिए उस चीज को. ओके. अरे बाप रे, बार बार आंसर्स क्यों आ रहे हैं, हाँ बार बार आ रहे हैं. चलो कोई बात नहीं, अभी तो कर लेते हैं. एजुकेशन काउंसिल ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो नई इंफॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है, बट अब याद रख लीजिए इसको, बंगाल प्रेसिडेंसी है ये. आंसर आपका ए रहेगा. एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया, सोट टू एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी विद अ फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन. 1906 की बात हो रही है. तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको, चलो एक इंफॉर्मेशन तो ये पता चल गई कि एजुकेशन काउंसिल ने कहाँ ट्राई करने की कोशिश की यूनिवर्सिटी खोलने की, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में. अब वो कब की, वो 1906 मैंने आपको बता दिया. तो ये 2-3 इंफॉर्मेशन आपकी एड ऑन हो गई है. ओके. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं जी. एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड आपका पॉइंटर्स फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज नोन एज पोस्ट WIMP इंटरफेसेस फाउंड ऑन devices like iPad, iPod, mobile phone make use of dash technology that allow us to use our fingers. तो देखो फिंगर्स यूज कर रहे हो यानी टच स्क्रीन होगा पक्का.
तो यहां तो ए आएगा दूसरे नंबर पे। तो अब देखो पोस्ट WIMP इंटरफेसेस, यानी पहले कुछ ना कुछ इंटरफेस से रिलेटेड बात हुई है, वहां पे पहले वाले में आ जाएगा सी, यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस की बात हो रही है। ओके, देन है पोस्ट WIMP इंटरफेसेस अलाउज अस टू यूज डैश रोटेटिंग एंड स्वाइपिंग टेक्निक्स। सो कौन सी, क्लाउड कंप्यूटिंग आएगा क्या? पहले ये देखिए एक बार, सी और ए कहां पे है, सी और ए यहां पे है, तो ये पिंचिंग आएगा, मतलब ये तो इन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया, यहां पिंचिंग आएगा, ई आएगा। उसके बाद आपका डी और बी में से देखना है हमें, द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यूजर्स टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम्स एंड डाटा ऑन इंटरनेट इज नोन एज, तो उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग ही बोलते हैं, जहां पे आप स्टोर कर सको, आर स्टोर्ड, ठीक है, रिमोटली ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग आएगा, बी आएगा और देन डी आएगा, यानी फोर्थ आपका आंसर रहेगा जी, ठीक है। GUI की फुल फॉर्म आपको पता हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो ये भी करवा रखा है जी क्लासेस में आपको कि एक आपका जो है आर्ग्यूमेंट साउंड कब होगा, वैलिड इनवैलिड कब होता है, डिडक्टिव इंडक्टिव, वो सारी चीजें करवा रखी है। एन आर्ग्यूमेंट इज साउंड इफ इट इज वैलिड एंड हैज ओनली 2 प्रीमाइसेस, तो उसको हम साउंड बोलेंगे, यानी कि पहले हम वैलिडिटी चेक करते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये साउंड है कि अनसाउंड है। वो साउंड तब होगा जब 2 कंडीशंस पूरी होंगी, एक तो वो वैलिड हो और दूसरा दोनों की दोनों प्रीमाइसेस ट्रू भी हो। ओके, सो ए रहेगा, ए ठीक है। मतलब इन एन आर्ग्यूमेंट द ट्रूथ ऑफ इट्स कंक्लूजन इटसेल्फ डिटरमाइंस इट्स वैलिडिटी, नहीं। so, मतलब क्या कंक्लूजन सच है तो वो वैलिड हो जाएगा? नहीं जी, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। सम वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैव फॉल्स प्रीमाइसेस एंड ट्रू कंक्लूजन, ठीक है, और सम इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैव फॉल्स प्रीमाइसेस एंड ट्रू कंक्लूजन, बिल्कुल ठीक है। ए, सी और डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, वैलिडिटी का एट्रीब्यूट, ये भी चीजें सारी करवा रखी हैं आपको, जो जहां से आपका क्वेश्चन सोल्व हो सके। ओके, सो देखो वैलिड आर्ग्यूमेंट में ट्रू प्रीमाइस ट्रू कंक्लूजन, फॉल्स प्रीमाइस फॉल्स कंक्लूजन, फॉल्स प्रीमाइस ट्रू कंक्लूजन हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, प्रीमाइसिस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन फॉल्स, ये गड़बड़ है, ठीक है, ये चीज नहीं होगी। ट्रू प्रीमाइस है तो कंक्लूजन ट्रू ही होगा। ओके, देन है साउंडनेस का भी करवा रखा है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कब साउंड होगा, जब वो वैलिड और सारी की सारी प्रीमाइसेस ट्रू हो। ओके, सो ये साउंड हो गया। कोई भी आर्ग्यूमेंट डिडक्टिव और इंडक्टिव रहेगा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में वैलिड इनवैलिड देखते हैं, वैलिड देखने के बाद साउंड अनसाउंड देखते हैं, और यहाँ पे इनवैलिड है तो अनसाउंड ही रहेगा। इंडक्टिव में भी हम इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग और वीक देखते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर, वीक है तो ऑब्वियसली वो अनकोजेंट हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कोजेंट अनकोजेंट दोनों देखते हैं। ओके, अरे यार, Which of the following types of sampling likely to have maximum bias? तो देखो मैक्सिमम बायस अगर मैं सिंपली देखूं तो एक तो है रैंडम सैम्पलिंग, एक है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, या रैंडम को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो रैंडम वाली ऑब्वियसली कम बायसनेस होगी उसमें। सो जो भी एग्जांपल्स अगर रैंडम के नहीं है और रैंडम वर्सेस नॉन रैंडम देख रहे हो तो नॉन रैंडम वाली ज्यादा मैक्सिमम बायसनेस दिखेगी। सो अपनी सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्लस्टर रैंडम, इनमें बायसनेस आपको कम देखने को मिलेगी, स्नोबॉल में बायसनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी करवा रखे हैं। इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट्स, एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेट्स, 4 में से 3 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो सिलेक्शन, हिस्ट्री, एट्रिशन या मोर्टेलिटी रेट जो है वो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। ओके, ये तीनों के तीनों इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट्स हैं। फर्स्ट नहीं रहेगा तो आंसर आपका BCD हो जाएगा। ये सारे थ्रेट्स देखो, ये सिलेक्शन से रिलेटेड है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये आपका मोर्टेलिटी और एट्रिशन जिसको हम बोलते हैं। सो ये करवा रखे हैं जी। ओके, ये आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेड्स भी करवा रखे हैं, मैंने ये स्लाइड यहां भी ऐड कर दी है। प्योर वाटर इज नेचुरली, प्योर वाटर की वो पूछिए, पीएच पूछिए एक तरीके से। तो देखो माइल्ड एसिडिक, माइल्ड बेसिक, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल या स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो जी माइल्ड एसिडिक रहता है अगर आप नेचुरली देखोगे, और एसिड रेन अगर हो गई फिर तो वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो जाएगा अगर एनवायरमेंट बहुत खराब है तो। अदरवाइज माइल्ड एसिडिक जो है वो आपको प्योर वाटर देखने को मिलता है। ओके, रेन वाटर। What are the characteristics of post-modern mass media? पोस्ट मॉडर्न यानी मॉडर्न से भी थोड़ा आगे, तो हम क्या सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं पोस्ट मॉडर्न में? आप देखो मोबिलिटी, इमोबिलिटी साथ में तो नहीं आएगा, मोबाइल है चीजें, अब इमोबिलिटी तो नहीं है। पहले तो ये था कि टीवी होता था, टीवी को उठा के तो नहीं ले जा सकते ना कहीं हर जगह, बट अब फोन है, फोन को उठा के ले जा सकते हो। तो जो पोस्ट मॉडर्न मास मीडिया है वो मोबाइल है, मोबिलिटी रहेगा, बी आएगा, ए नहीं आएगा।
सो बी आएगा, ए नहीं आएगा। ए और बी साथ में तो वैसे ही नहीं आ सकते, ये बात आपको पता हो, ठीक है। तो आंसर वैसे तो यहीं से सोल्व हो गया, बट स्टिल ग्लोबलाइज्ड है चीजें, साइमुलेशन है, लीनियरिटी नहीं है जी, ठीक है। सो ई भी नहीं आएगा। मोबिलिटी, ग्लोबलाइजेशन, साइमुलेशन, बी सी डी आपका आंसर, सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट कौन सी है? सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट करवा रखा है आपको। अगर जिन्होंने वो 93 क्लासेस जो बेसिक क्लासेस हैं वो देखी होंगी तो उनको पता होंगी आराम से चीजें। अदरवाइज मैराथन में भी मैंने कुछ कुछ चीजें करवा रखी हैं, वीआईपी क्लासेस में मतलब हो रही हैं, आपको ये चीजें करवा रखी हैं। सो ये चीज डिस्काउंट अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आपको परसेंटेज निकालना आता है तो भी सोल्व कर दोगे आप इस क्वेश्चन को। देखो मान लो आपको कुछ नहीं आता, आपको परसेंटेज तो आती है। सिंगल डिस्काउंट है 35% का, ओके, यानी 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो, तो 35% का डिस्काउंट करके आपको वो चीज पड़ गई आपकी 65 रुपए की। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% इज इक्विवेलेंट, ये बराबर है किसके? सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20, 10 और 5। सक्सेसिव का मतलब होता है कि अगर 100 रुपए की चीज है तो मैंने पहले उसके ऊपर 20% ऑफ दिया, ठीक है। 20% ऑफ करते ही वो चीज कितने 20 रुपए कम की होगी, यानी कि 100 की चीज 80 की होगी, ठीक है। देन मैंने क्या किया, उस 80 के ऊपर 10% का ऑफ किया, ठीक है। अब मैं 80 का 10% अगर निकालूं तो क्या आएगा? 8 रुपए कम, यानी 80 में से 8 रुपए और कम कर दो, 72 आ गया। अब मैं 72 का 5% निकालूं, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 0, देन आपका 2 एकम 2, 0, 2 तिया 6, 2 6 की 12, 3.6 रुपीज कम, यानी कि जो चीज 72 की हो गई अब उसमें से 3.6 रुपीज कम कर दो, ठीक है। तो ऑब्वियसली 65 तो नहीं आया उत्तर, तो इक्विवेलेंट तो नहीं है ये, ठीक है। यानी सक्सेसिव, आपको ऐसे लगेगा कि 20, 30 और 5, 35 बराबर ही है, ये तो नहीं, बराबर नहीं है, सक्सेसिव डिस्काउंट में बराबर नहीं है ये। फिर स्टिल एक और भी होता है फॉर्मूला, अगर आप देखें कि ये ओवरऑल कितने % का डिस्काउंट बनेगा, तो वो आप ऐसे भी देख सकते हो कि x मान लिया, x प्लस y प्लस 2xy, इस तरीके का ही होता है ना। ओके चलो, ओके वो फॉर्मूला बताती हूँ मैं अभी, बट ये आपको सोल्व हो गया, ये तो गलत है, ठीक है। इफ आर्टिकल इज सोल्ड, अगर आपने 209 रुपए का आर्टिकल बेचा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद कितने कितने के? 12% और 5%, ओरिजिनल प्राइस 250, यानी 250 के ऊपर आप पहले 12% निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 6 की 12, 6 5 30, 30 रुपए कम, यानी 250 की चीज 12% के डिस्काउंट के बाद कितने की हो गई? 30 रुपए कम की, यानी 220 की हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 5% का डिस्काउंट और इसके ऊपर कर दिया, तो 220 का 5%, 5 दूनी 10 और 11, यानी 209 की हो गई चीज, 11 रुपए और कम, तो ये ठीक है। अगर आपको सिर्फ इतना भी समझ आ गया कि ए स्टेटमेंट गलत है आपकी, बी स्टेटमेंट सही है, तो ए आएगा नहीं, बी आएगा। आंसर नंबर 3 हो गया आपका। अब सी और डी में से आप डी देखिए कि सी गलत कैसे और डी सही कैसे, ओके। तो आंसर आपका बी एंड डी आ गया। ये आपका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, 2xy नहीं, डिवाइड बाई 100। यानी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये बराबर है कि नहीं? पहले आप ये देखोगे कि 20 और 10 का, यानी 20 प्लस 10 प्लस मल्टीप्लाई किया तो 200 डिवाइड बाई 100, तो 220 230 हो गया, डिवाइड बाई दिस, तो 2.3 सक्सेसिव। नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रुको भाई रुको, कुछ तो गड़बड़ है, फॉर्मूला तो सही है। x प्लस वाई सक्सेसिव डिस्काउंट अगर मैं देख रही हूँ, सो बट ठीक है ना, गलती तो आना था, ठीक है, गलती तो आ रहा है अपना ये। सो वो सक्सेसिव डिस्काउंट आप देख सकते हो, 20 और 10 क्वांटिटी में सक्सेसिव डिस्काउंट दिए तो उनका ओवरऑल कितना आएगा, सो वो डिक्रीज और इंक्रीज, तो डिस्काउंटिंग सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज, ये फॉर्मूला रहता है इसका, ठीक है। Then अरे बाप रे, then have which of the following pairs of acronyms their expansion is not correctly matched, तो correctly matched कौन सा नहीं है? ये ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, तो आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। कंप्यूटर डिस्क नहीं आएगा, ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी आएगा, ओके। ये क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, इसमें आपको ये भी बताया था बार बार कि आप जो हैं ये मत कीजिए, जैसे इंडियन कुजीन्स आर गुड, तो आप ये मत मानिए कि इंडियन का मतलब MI, कुजीन का मतलब CI, नहीं। अगर इतना इजी होता तो ये 4 स्टेटमेंट क्यों देते, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट देके ये पूछ रहे हैं गुड कुजीन, चाइनीज और कुजीन का क्या कोड रहेगा, तो देखो इंडियन कुजीन्स आर गुड, दूसरे वाली स्टेटमेंट में इंडियन कुजीन मैच हो रहा है, ठीक है। तो इंडियन कुजीन, तो यानी ऊपर वाली में से और नीचे वाली में जो 2 चीजें मैच हो रही है वो इंडियन कुजीन की है, सो MI और आपका CI,
ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट और लास्ट वाली स्टेटमेंट में सिर्फ आर मैच हो रहा है, यानी जो चीज मैच होगी वो आर का कोड होगा। इंडियन कुजीन्स आर गुड, दे एंड पीपल आर बेस्ट। ओके, सो ये है FI मैच हो गया, यानी अब जो ये GI बचा है ना ये है गुड। ओके, तो गुड के लिए क्या हो गया GI, यहीं से ही समझ आ गया और ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, सो आंसर आपका फर्स्ट हो गया। अब आप देखिए कि क्या चाइनीज HI और कुजीन का मतलब CI है, आंसर आपका फर्स्ट ही रहेगा। ओके, देन है जी ऑथर दे रखे हैं, टेक्स्ट दे रखे हैं, इतना तो पता होगा पतंजलि ने योग सूत्र की, योग की बात की है। ठीक है, तो बी का ये आपको थर्ड भी पता होता तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, कौटिल्य इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये भी आपको पता हो। कन्नड़ ये वैशिष्ट सूत्र और गौतम जो है वो न्याय सूत्र से रिलेटेड है, नहीं पता था तो नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन। ओके, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। देन है जी MS एक्सेल से क्वेश्चन है, एरर मैसेज इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में एरर मैसेज ये शो करे अगर, तो इसमें कौन सा क्या मतलब होगा, उसकी डिटेल क्या होगी। ठीक है, सो व्हेन अ फॉर्मूला कंटेन्स अ सेल रेफरेंस दैट पॉइंट्स टू एन इनवैलिड सेल। रेफरेंस से REF से ही समझ आ रहा है कि C का फर्स्ट आना चाहिए, C का फर्स्ट आएगा तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। बट स्टिल अगर आप और देखें तो व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय अ सेल दैट पॉइंट्स टू अ ब्लैंक सेल, तो ब्लैंक सेल के लिए कौन सा आएगा वो पूछा है। देन है व्हेन एन अरिथमेटिकल फॉर्मूला कंटेन्स टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ नंबर्स, तो टेक्स्ट है नंबर्स नहीं है। व्हेन द सेल कंटेन्स सच अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्ले दैट रिजल्ट्स कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो ये तो कॉमन सेंस है, ये तो हम सब ने कैलकुलेटर वगैरह में भी देखा हुआ है कि जब बहुत लंबा नंबर हो गया तो ये ऐसे दिखा देगा आपको, ये हैशटैग से। ठीक है, सो ये फोर्थ, ये फर्स्ट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी सेकंड हो जाएगा, यानी कि वैल्यू वाला ये आपका थर्ड हो जाएगा। जो अरिथमेटिकल फॉर्मूला कंटेन्स टेक्स्ट, वैल्यू नंबर नहीं है, और जब आप उसको डिवाइड कर रहे हो और ब्लैंक पॉइंट कर रहा है तो आपका D हो जाएगा। ठीक है, हैशटैग DIV डिवाइड बाय। Presence of lead in drinking water can have adverse effect on human health. 3 important system of human body which are sensitive to lead. ऐसा सा क्वेश्चन भी पहले आए हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो देखो 3 चीजें हैं। लेड को आप जो है इन्होंने बोला कि ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है, ये ड्रिंकिंग वाटर में लेड की बात हो रही है, तो ड्रिंकिंग वाटर में सडनली एकदम से जाके वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो अफेक्ट नहीं करेगा एकदम से, राइट, बाकी चीजों को कर सकता है। मुझे अब 2 लॉजिकली निकालने हैं ना, तो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर हट जाएंगे, नर्वस सिस्टम, रेनल सिस्टम और ब्लड फॉर्मेशन सिस्टम, इनमें जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये अफेक्ट होंगे जैसे ही आप लेड क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ लेड है ड्रिंकिंग वाटर में। सो A, C और E आपका आंसर होगा, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, डाइकोटमस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरनल वेरिएबल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इज कैजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर, तो इन्फ्लुएंस तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज अ कैजुअल इम्पैक्ट, तो इंडिपेंडेंट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। 2 कैटेगरीज है, तो डाइकोटमस नाम से ही पता चल गया डाई। देन वेर डिस्टेंसेस बिटवीन कैटेगरीज आर आइडेंटिकल अक्रॉस इट्स रेंज, तो ये क्या हो गया आपका इंटरवल वेरिएबल हो गया, यानी सेकंड। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया 3, 4, 1 और 2, तो 3, 4, 1, 2 यानी थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। 27th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कंप्यूटर नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ एन इंट्रानेट। तो ये चीज पढ़ने में आप गलती नहीं कर सकते, इंटरनेट और इंट्रानेट। ओके, इट इज अ नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन that uses internet protocols and technologies, sounds better. It is a network that covers a wide area with the help of rented, नहीं, wide area को cover नहीं करेगा इंटरनेट। It is a network where a computer is connected to the internet and acts as a gateway for other devices. ये भी कोई इंटरनेट का पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं हुआ। इट इज अ वाइडली अवेलेबल पब्लिक नेटवर्क नहीं। सो ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और चीजें यूज हो रही है वो आपका क्या रहेगा जी, इंटरनेट रहेगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। Which of the following represents the nutrient content of a water body at different levels? आया हुआ है ये क्वेश्चन, पहले भी क्वेश्चन पेपर्स में भी कई बार करवाया हुआ है। ओके, फोटोट्रोपिक, यूट्रोपिक, मेसोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक, ओलिगोट्रोपिक। तो फोटोट्रोपिक तो जो फोटोट्रोप्स या ऑटोट्रोप्स हम जिनकी बात करते हैं ना, जो अपना खुद खाना बना लेते हैं टाइप्स, उनमें भी जो फोटो जो है यानी सनलाइट की हेल्प से कर लेते हैं या फिर केमिकल की हेल्प से, तो ये फोटो और कीमो जो है वो उसमें रहेंगे। बाकी यूट्रोपिक, मेसोट्रोपिक, ओलिगोट्रोपिक ये
न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात हम करते हैं डिफरेंट वाटर लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स पे कि कितना जो है वहां पे न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, BCE हो जाएगा। 51 क्लास नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 37 फॉर योर रेफरेंस मैंने करवा रखा था ये। ओके, फाइंड द नंबर दैट कैन बी इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो 6, 7/2, 8/3, 9/4, तो 10/5 आना चाहिए, 5 दूनी 10, तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर थर्ड। According to the new education policy 2020, which among the following must be at center of fundamental reforms? तो किसको जो है वो सेंटर में रहना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स, टीचर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इनके हिसाब इन ऑप्शंस के हिसाब से तो टीचर्स बेटर साउंड करता है, अदरवाइज हम सेंटर जो है सेंटर में किसको लेके चलते हैं, बच्चों को लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स होता तो शायद हम स्टूडेंट्स को लेके रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते, बट यहाँ टीचर को जो है वो हमें सेंटर में रखना पड़ेगा ताकि और बेटर चीजें हो पाए। तो बी आंसर रहेगा जी। ओके, ये क्वेश्चन नया है आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो सकता है आने वाले टाइम में यहां से अलग क्वेश्चन बन जाए। अमोर्फस फैलेसी और उनके रीजन। तो अमोर्फस इज लाइक एग्जैक्ट फैलेसी नहीं है, वो तो वो एम्बिग्विटी टाइप की चीजें हैं ये। तो ट्रिक फ्रॉम इग्नोरेंस, इमोशनल अर्जेस, पार्टीशन, लॉजिक एरर, सेल्फ रिलायंट डिफेक्ट। तो सेल्फ रिलायंट डिफेक्ट जो है वो आपका प्रिजम्पशन हो जाएगा, यानी डी का फर्स्ट। और आपका ये इमोशनल अर्जेस जो है वो रेलेवेंस में रहेगा। देन आपका थर्ड और फर्स्ट यानी डी। फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर है जी, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि ट्रिक फ्रॉम इग्नोरेंस की बात हो रही है तो एररेनियस अराइवल यानी एरर है बेसिकली। ठीक है, देन आपका इमोशनल अर्जेस है तो वो रेलेवेंस, देन आपका पार्टीशन लॉजिक एरर है तो वो आपका क्या हो गया, एम्बिग्विटी, और सेल्फ रिलायंट डिफेक्ट है तो वो प्रिजम्पशन। तो ये फैलेसीज और उनके रीजन ये आप अच्छे से सही ऑप्शन के साथ अपने उसमें नोट्स में ऐड कर लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैटर। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आपको पता है लिटरेचर सबसे वाइड होता है, वास्ट होता है, सो डी सबसे पहले आएगा लिटरेचर में। देन है आपका वर्स, पोइट्री और सोनेट। लिटरेचर के बाद आपका पोइट्री आएगा, डी बी। देन आपका सोनेट होता है और फिर वर्स होता है। तो सोनेट जो है वो एक तरीके से मतलब पोइट्री में एक स्टेंजा को आप बोल लो सोनेट, और उसमें भी लाइंस को आप मेजरली वर्स बोलोगे। ओके, तो ये आपका आंसर तो डी बी ए सी आ जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों ने पीडीएफ्स ली हैं वहां पे ये आंसर पता नहीं क्यों टेक्निकल एरर की वजह से 2 लिखा गया था। ओके, बट ये आंसर 3 है। अब मैं सोल्व कर रही थी तब मैंने देखा कि नहीं, बी तो नहीं आएगा आंसर, तो सी आएगा आंसर, और यही है आंसर की में भी मैंने रीचेक भी किया। ओके, तो ये चेक कीजिएगा, जिस बच्चे ने पीडीएफ्स ली हो वो अपना ठीक कीजिएगा वहां पे। ओके जी, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप पीडीएफ ले भी रहे हो साइड उसके लिए कि अच्छा आपको देख देख के करना है, तो उसके मतलब आप एक बार वीडियोस देख लीजिए ताकि बाय चांस कोई एरर भी हो, ह्यूमन एरर हो जाती है, हम भी इंसान ही हैं, तो बाय चांस कोई एरर हो तो आप जो है वो ठीक कर सके। ठीक है, देन है अच्छा, ये तो मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, ये रहा लाइन, पर्टिकुलर उस स्टेंजा की लाइन, ये स्टेंजा हो जाएगा, सोनेट एक पर्टिकुलर उस पोर्शन। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोइट्री भी बोलते हैं इसको। देन पोइट्री जो हमने पढ़ा हुआ है रिदमिक रिदम में पोएम्स एंड ऑल, और लिटरेचर सबसे वास्ट। The interactive technologies are responsible for the appearance of। तो ट्रेडिशनल मीडिया में तो इंटरेक्शन होता ही नहीं था। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मीडिया होता था वो तो एक तरीके से। ठीक है, तो मार्केट मीडिया एज या सेकंड मीडिया एज, तो सेकंड मीडिया एज आएगा जी। सेकंड मीडिया एज को ही हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि राइज ऑफ इंटरनेट इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट विच एनेबल्स टू वे कम्युनिकेशन। तो जो कंटेंट क्रिएटर हैं और यूजर हैं, तो ब्रॉडकास्ट में भी एक वो वन साइडेड होता है ना, मैच आप लाइव देख रहे होते हो तो वो वन साइडेड ब्रॉडकास्ट है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप भी जवाब में कुछ बोल रहे हो या आप जो घर पे बैठ के बोल रहे हो वो उनको सुने, नहीं ना। तो ये ब्रॉडकास्ट ट्रेडिशनल और ये नहीं आएंगे, सेकेंड मीडिया एज आएगा। अब आपको पता हो कि सेकेंड मीडिया एज या सेकेंड एज मीडिया क्या होता है। According to some newspapers today, the crime rate in New York has increased slightly in past few days. न्यूयॉर्कर्स आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल। तो यानी आपने न्यूज़पेपर देख के बोल दिया कि न्यूयॉर्क में रहने वाले सभी लोग ही एक तरीके से ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स उनको बोल दिया, तो ये तो बहुत जल्दबाजी में जनरलाइजेशन कर दिया आपने, हैस्टी जनरलाइजेशन इसका आंसर होगा जी। ओके, which of the following English missionary societies were heavily involved in the later part of education system in the whole of North India, has higher
टीचिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन 19th सेंचुरी। तो ये जो 4 सोसाइटीज या मिशनरीज इन्होंने दी हैं, ये चारों की चारों ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता हो तो सेफ साइड के लिए आप ए बी मतलब ऑल ऑफ द अबव या ऑल पे जा सकते हो। पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर ठीक हो जाए। ओके, तो चर्च मिशनरी सोसाइटी, लंदन मिशनरी सोसाइटी, सोसाइटी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल और द कैम्ब्रिज मिशन टू दिल्ली। सो ये चारों के चारों ऑप्शन ही सही हैं, ये इन्वॉल्व थे बाद में जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें। एक्सप्रेशन दे रखा है, वैल्यूज दे रखी है, मल्टीप्लाई करना है। आपने एक भी मल्टीप्लाई करके समझ लिया तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, यानी फर्स्ट का तो फोर्थ आएगा, ये तो इजीएस्ट है। ओके, तो आपका एटलीस्ट सेकंड ऑप्शन जो है वो तो कट आउट हो गया। फोर्थ के बाद थर्ड भी सेम है तो आपको थर्ड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देन आपका फर्स्ट, ये आपका सी और डी बचता है। अच्छा, बी वाले में थर्ड आएगा। ओके, तो सी और डी में से आपको एक कैलकुलेट करने की जरूरत है। आप कोई भी जो आपको इजी लगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये लास्ट वाला कर लो चाहे, यानी कि आपको 555 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप ऐसे भी सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो इसको डिवाइड बाई 10 करके। सो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। आप सोल्व करके देखेंगे तो थर्ड रहेगा। बट आप इतना ध्यान रखिए कि अंधाधुंध चारों को सोल्व करने में मत लग जाइए। आप देखिए कि आपने एक सोल्व किया, उसके बेसिस पे आप आंसर में कहां पहुंचे और कौन सा सोल्व करके इजीली कम टाइम में सोल्व हो सकता है। ओके, which of the following is a web based e-learning application that allows users to select videos and record their own audio and customize it to their needs by editing, visualizing and including quizzes directly into the video stream. So ये एड पजल जो है ये सारे काम आराम से कर लेगा, माइंड मिस्टर मिरो या फिर सेक्टर से नहीं होगी ये चीजें। ओके, सारी चीजें एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। प्लेगरिज्म पूछ लिया आपसे। यूनिवर्सिटी टीचर विल नॉट गेट एन एनुअल इंक्रीमेंट इफ हिज रिसर्च पेपर हैज, कितनी सिमिलैरिटी है, तो 60% से ऊपर की सिमिलैरिटी पे होती है ये चीज, तो आएगा ये 62 आंसर इसका आ जाएगा। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होता है। जो मैंने करवा रखी वीआईपी टॉपिक्स में से आपके मेजरली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। The average age group of worker is 42 ईयर, एवरेज एज ग्रुप है ये। इफ 8 नए वर्कर्स जो है ऐड किए जिनकी एवरेज एज है 36, ठीक है, यानी टोटल एज कितनी होगी। तो अगर मैं ऊपर वाले की टोटल एज देखूं तो मैं n से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, 42 n उनकी टोटल एज हो जाएगी। इनकी टोटल कितनी होगी, 36 मल्टीप्लाई बाय 8 वर्कर है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे n वर्कर्स मान के मैंने 42 n कर दिया। ओके, तो 8 6 की 48, 4 8 दूनी 16 8 24, 24 और 4 28, 288। तो यानी कि इनकी हो गई 288। अब ये पूछ रहे हैं कि देन एवरेज ऑफ एज, अच्छा इन्होंने बोला कि जब हमने ये 8 लोगों को पिछले वाले में ऐड किया, यानी 42n में जब हमने 288 वाला ऐड कर दिया तो मेरे पास एवरेज क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको सोल्व करनी है। यहां से आप n की वैल्यू आराम से निकाल लोगे, 40n आएगा ना, आई थिंक, है ना, नहीं 40n नहीं, 40n प्लस 8, ठीक है, ये टोटल रहेगी। बट हम एवरेज की बात करेंगे तो या तो मैं ये कर लूं, देखो, या तो मैं ये कर लूं 42n प्लस 288, ये टोटल है, तो यहां पे टोटल क्या हो जाएगा, ये आपका n प्लस 8, ये डिवाइड में, यहां मैंने डिवाइड में कर रखा है, एक ही बात है। ओके, आपको n सोल्व करना है कैसे भी करके, तो n की वैल्यू 16 आ जाएगी जी यहाँ पे। ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स प्रेजेंट इन ग्रुप इनिशियली। तो शुरुआत में कितने थे, 16 थे, उसके बाद 8 और हमने जोड़ दिए, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। प्रेजेंट की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा। ओके, सोल्व करके देखना इसको। अरेंज द फॉलोइंग डाटा सेट्स विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन। तो ये ऑलरेडी 70 जो क्लास नंबर 70 है उसमें भी करवा रखा था, अगर आपने देखा हो जाते जाते। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, यानी सिग्मा डिवाइड बाय म्यू, ये आपका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो ये आपको डिवाइड करके जो आंसर आएगा ना उसको अरेंज करना है। तो जब आप ये डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, अरेंज करेंगे, करके देखिएगा, चाहे वीडियो देख रोक के अरेंज कर लो, बट आंसर इसका क्या आ जाएगा जी, थर्ड आ जाएगा। क्लास नंबर 70 में ये कॉन्सेप्ट करवा रखा है। तो आपको सारी क्लासेस में मिल मिला के कॉन्सेप्ट करवा रखे होंगे, बट करके तो आपको जानी पड़ेगी। Arrange the following agencies of educational administration in chronological order in British आएगा, British India, University Board, then Board of Governor, Committee, then आपका Educational Council and Department। तो एक डिपार्टमेंट बड़े लेवल पे होना चाहिए ना।
सो क्या पूछा इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा ना, तो ई लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, ई लास्ट में। सबसे पहले आपका सी यानी कमेटी, ठीक है, कमेटी के बाद आपका यूनिवर्सिटी का बोर्ड आ गया, देन आपका एजुकेशन काउंसिल आ गया, काउंसिल के ऊपर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा और उसके ऊपर एक डिपार्टमेंट। सो थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट साउंड, तो साउंड के बारे में आपसे ट्रू पूछा है, कौन सा है, 10 डेसिबल इंक्रीज इन साउंड इज इक्वल टू 10 फोल्ड इंक्रीज इन साउंड इंटेंसिटी, तो ये ठीक है। 20, अगर आपको नहीं पता हो तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका, क्योंकि डेसिबल इंक्रीज कितना हुआ है उस बेसिस पे जब हम साउंड इंटेंसिटी कितनी इंक्रीज हुई है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा आपका, इन्होंने बोला ना कि 10 डेसिबल इंक्रीज से 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, सो 10 डेसिबल डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू, तो ये 10 ही इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर 20 है तो ये 20/10 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जो जितना इंक्रीज आपको बोला जा रहा है वो आपको ऊपर रख के देखना है और फिर इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो 100 आएगी, ना कि 20 फोल्ड, ये 20 फोल्ड की जगह 100 फोल्ड आएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। लाउडनेस इज द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ये ठीक है। देन ऑडिबल साउंड रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है, ये बात भी ठीक है। साउंड बिलो 20 हर्ट्ज इज अल्ट्रासाउंड और अपर अबव 20 किलो हर्ट्ज इज इंफ्रा, नहीं, ये उल्टा दे रखा है जी। 20 से कम है तो ये इंफ्रा साउंड है और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो ये अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई हमारी, हमारा बी और जो है ई गलत हो गया, ए सी डी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने ऐड तो किया था आई थिंक को, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया ना, 10 रेज टू पावर और आपका जो आप क्या करोगे डिवाइड बाई, यानी जितनी इंटेंसिटी जितने डेसिबल पे आपको इंक्रीज बोल रहे हैं, जैसे 20 डेसिबल इंक्रीज, उसके डिवाइड में 10 कर दो, तो ये 10 रेज टू पावर, अगर आप 10 से इंक्रीज करते, 10 डेसिबल इंक्रीज होता तो 10 से ये तो कट आउट हो गया था, तो 10 रेज टू पावर 1 ही बचती। तो और 20 के केस में 10 रेज टू पावर क्या बच रही है, 2 बच रही है, तो ये 100 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 20 डेसिबल की जगह 30 40 आप करोगे तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो 10 रेज टू पावर वाला। इजीएस्ट क्वेश्चन स्वयं प्रभा के चैनल्स याद करने ही हैं, रटने हैं बेसिकली, तो वो आपको आने चाहिए। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर मैंने आपको बोल रखा है, एटलीस्ट 10 नंबर तक तो ये सारे ही याद कर लो, ताकि और कुछ नहीं तो कैसे तो करके आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ओके, तो ये आंसर आपका 4th हो जाएगा। ये मैंने करवा, अच्छा यहाँ पे ऐड तो किया था मैंने, पता नहीं सेव नहीं हुआ क्या, बट मैंने ऐड किया था ये चैनल नंबर के बाद ना ये क्वेश्चंस का। ओके, 8 9 10 11, तो ये आपका यहाँ पे 4th ऑप्शन, तो 8 का क्या आ जाएगा, फिजिकल साइंसेज, देन आपका ये लाइफ साइंसेज चैनल, ये अप्लाइड साइंसेज, और ये आपका सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। ये मैंने बाकी क्लासेस में भी करवा रखा है जो प्रीवियस ईयर करवाए थे। इन एन ऑनलाइन कोर्स अ टीचर वांट्स टू ऑर्गेनाइज वीकली रीडिंग्स क्विज डिस्कशन फोरम विद स्टूडेंट्स, तो कौन सा प्लेटफॉर्म मोस्ट सुटेबल रहेगा इन एक्टिविटीज के लिए, स्कूलोलॉजी, ब्लैक बोर्ड लर्न, जूम, कैनवास और मूडल। तो जूम को छोड़ के बाकी सारे जो है वो सुटेबल रहेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन तक हमारे पास आंसर में है, ठीक है। तो पांचों के पांचों तो वैसे ही नहीं दे रखे, तो एक तो हमें कट आउट करना है, वो जूम रहेगा हमारा। जूम एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मेजरली यूज होता है और ज्यादा इसमें चीजें नहीं हो पाएंगी। ओके, सो वीकली रीडिंग, क्विज, तो इस डिस्कशन फोरम, ये सारी की सारी चीजें बाकी जो लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है LMS, उनके ऊपर ज्यादा बेहतर हो पाएंगी। आंसर आपका ABDE हो जाएगा। देन है जी, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, आपको थोड़ा सा भी समझ आता हूँ चीजें तो आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। सिनर्जी, प्लैंड ऑब्सोलेंस, सिक्योरिटी, आर्ग्यूमेंट और तमाशा। तो जो मीडिया का फैसिनेशन है, सेंसिलाइज मतलब होता है ना कि बिल्कुल सेंसेशनल न्यूज हम बताएंगे, तो जो सेंसेशनलिज्म के साथ उनका फैसिनेशन है, दैट इज तमाशा, ठीक है। तो डी का सेकंड आएगा आपका, यहीं से सोल्व हो जाता है अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड गेस करने की कोशिश करते हैं। अब सिनर्जी क्या है, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन, सब्सिडरी मीडिया कंपनीज के साथ ये सिनर्जी हो गया। प्लैंड ऑब्सोलीन्स आपका हो गया प्लैंड प्रोडक्ट रिमूवल। सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट हो गया पावरफुल बूस्टर फॉर सक्सेसफुल रेप्लिकेशन ऑफ पैटर्न। ओके, तो आंसर आपका क्या हो गया, 3rd हो गया जी। ये आपका कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन आप खुद सोल्व करके देख लीजिए एक बार रोक के, मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किए हैं ताकि आप अपना आंसर खुद कैलकुलेट कर सके, ढूंढ सके। 46 का आंसर आपका 3rd हो जाएगा। तो जिसने कॉम्प्रीहेंशन सोल्व करके देखना है वो यहीं पे रोक लो एक बार मेरी बात सुन के, ठीक है। वीडियो को रोको, इस पैराग्राफ को पढ़ो और फिर आंसर करने की कोशिश करो और फिर आंसर मैच कर लो जो मैंने दिया है। अगर फिर भी कुछ गड़बड़ लगती है तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, सो आपको कॉम्प्रीहेंशन और DI ये खुद करने पड़ेंगे, करके देखो
देखोगे तभी होंगे। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स जितना आपके पेपरों में आया हुआ है उसी लेवल का आता है, तो आपको डीपर लेवल पे मैथ्स करने की जरूरत नहीं है और उससे डरने की जरूरत भी नहीं है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 48 का आंसर, क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताया ना? हाँ ठीक है। 49th टर्म एडोलेसेंस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो यहाँ पे दे रखा होगा, वो देखिए। अच्छा, जब आप कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर रहे हो तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो पैराग्राफ दे रखा है ना, यही है बस लक्ष्य, मतलब वो होता है ना, ये जो चार दीवारी है इसकी यही लक्ष्मण रेखा है आपकी, इसके बाहर आपको नहीं जाना है। चाहे रियलिटी में किसी और वर्ड से आ रखा हो, मान लो ये तो ग्रीक वर्ड दे रखा है इन्होंने, ठीक है, अगर वो किसी और वर्ड से भी आ रखा हो तो भी आपको इसी के साथ जाना है, क्योंकि ये पैराग्राफ में जो चीजें दे रखी है उस बेसिस पे हमें आंसर करना है, तो आप उसको ही बेस मान के चलिए। यहाँ पे आंसर सेकंड हो जाएगा। 50th क्वेश्चन, पोइट्स हैव कंपेयर्ड एडोलेसेंस टू द फॉलोइंग फेज ऑफ लाइफ, तो कौन से फेज से इन्होंने कंपेयर किया है? आंसर आपका स्प्रिंग आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये आपके 50 के 50 क्वेश्चंस हो गए। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर्स में अपलोड करती रहूंगी, आप भी अपने हिसाब से, ये इसीलिए अपलोड वाली चीज है, लाइव लूंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप क्या कर सकते हो, अब अपने टाइम के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से चीजें देख सकते हो, बिकॉज 2 महीने बचे, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप अच्छे से, जैसे ये चीजें प्रीमियर हो या अपलोड हो, तो आप इनको देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, तो सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं करवाऊंगी, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आपके एग्जाम से पहले आपके जो जनवरी में भी पेपर आए हैं, जितने मेरे पास अवेलेबल हैं, वो सारे मैं आपके करवा दूंगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.